सबको प्रणाम और सुप्रभात। स्टूडेंट्स, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। हम लोग लॉ में द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है नई कंसेप्ट जिसका नाम है मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारे पास हेडिंग है मैच्योरिटी ऑफ चेक। इसमें चेक की जगह हम लोग इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लेते हैं। ठीक है, चेक की जगह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड कर लेते हैं। ये चेक को काट देते हैं, ठीक है, और इसकी जगह लिख देते हैं मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बेटर हो गया, सही हेडिंग हो गई। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, पहले तो एक चीज तय करते हैं कि मैच्योरिटी क्या होती है। मैच्योरिटी क्या है? तो ड्यू डेट प्लस थर्ड डे ऑफ मैच्योरिटी थर्ड डे ऑफ ग्रेस, है ना, प्लस थर्ड डे ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू डे ऑफ मैच्योरिटी। ये बना अपना सिंपल फॉर्मूला। ड्यू डेट प्लस थर्ड डे ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू डे ऑफ मैच्योरिटी। अब देख लेते हैं जरा। मान लीजिए ये प्रोमिसरी नोट है, इस पे लिखा है कि 1 जनवरी 1/1/2020 के दिन ये बिल ड्रॉ हुआ है, जिसका ये प्रोमिसरी नोट ड्रॉ हुआ है, जिसका पेमेंट 3 मंथ्स के बाद होगा, आफ्टर 3 मंथ्स। तो अगर 1 जनवरी 2020 को ये ड्रॉ हुआ है, प्रोमिसरी नोट बनाया है मेकर ने, तो 3 महीने जोड़ो यहाँ से। 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 मार्च 2 महीना, 1 अप्रैल 3 महीना, ये 3 महीने हो गए। उसके बाद थर्ड डे ऑफ ग्रेस, मतलब 1 मार्च को 3 महीने पूरे हो रहे, तो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 1/4/2020 विल बी द ड्यू डेट। ठीक, अब इसके बाद थर्ड डे कौन सा आ रहा है? +3 डे, यानी कि थर्ड डे कौन सा है? 1 के बाद दूसरा दिन 2 तारीख, तीसरा दिन, मतलब बेसिकली ड्यू डेट के बाद पहला दिन 2 तारीख, दूसरा दिन 3 तारीख, और तीसरा दिन 1 तारीख के बाद तीसरा दिन 4 तारीख है। मतलब 4 अप्रैल इज द डे ऑफ मेच्योरिटी। 4/4/2020 इज इक्वल टू मेच्योरिटी डेट। ठीक, अब ऐसे ही एक एग्जांपल बिल का बना लो, सेम ही बनेगा, कुछ अंतर नहीं आना है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ किया है। मान लीजिए एक्स ने वाई पे, एक्स ड्रॉ और वाई ड्रॉई, जिसका पेमेंट होगा जेड और ऑर्डर को, जेड को आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स। और किस तारीख को ये ड्रॉ हुआ है? से 1 जुलाई 2021 के दिन ड्रॉ हुआ है। 1 जुलाई 2021 के दिन ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो जोड़े 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। फिर जोड़ लो, फिर से जोड़ लेते हैं। अगस्त में पहला महीना पूरा हो रहा है, 1 जुलाई से 1 अगस्त, अगर 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी। 1 जनवरी के दिन 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 1 जनवरी 2022, तो ड्यू डेट क्या आ रही है इसकी? ये प्रोमिसरी नोट था। अब बिल ऑफ एक्सचेंज वाले एग्जांपल का भी देख लेते हैं। इसकी डेट है 1 जनवरी 2022 ड्यू डेट, प्लस थर्ड डे ऑफ ग्रेस, मतलब फिर वही सेम रूल के हिसाब से 4 जनवरी 2022 विल बी द मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में कोई अंतर थोड़ी रहेगा। मैच्योरिटी डेट तो एक कॉमन कंसेप्ट है, इसीलिए हमने लिखा ना मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या है फॉर्मूला? ड्यू डेट, तारीख से तारीख पे जो डेट आ रही वो, प्लस थर्ड डे ऑफ ग्रेस। मतलब ऐसा नहीं कि 3 दिन पूरे उसके बाद चौथा दिन विल बी मैच्योरिटी, नहीं, 2 दिन पूरे पूरे और तीसरा दिन जो होगा ग्रेस का वो मैच्योरिटी का दिन होगा। ठीक, ये लॉजिक क्लियर बैठा दिमाग में? बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न मेरा, 2 एग्जांपल मैंने बनाया, एक प्रोमिसरी नोट का, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब एक चेक का बना दूं क्या? तो जवाब आएगा कि चेक का बन ही नहीं सकता। ये चेक बना लेते हैं, मान लो, है ना, फलाना फलाना चेक है 10,000 रुपए का,
पर मजे की बात, इस पे साइन भी है, लेकिन मजे की बात यह है कि चेक में मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती, मैच्योरिटी डेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, नॉट एक्सपोज्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। याद आ रहा है? डिमांड के अलावा किसी और तरीके से पे होने के लिए एक्सपोज ही नहीं होता है, इशू ही नहीं होता है। तो चेक तो हमेशा ही डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। अब हमारा वो टेबल जो हमने बनाया था, चेक में जहां जहां टी था वहां वहां क्रॉस था, क्योंकि टी यानी टाइम इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता। चेक इज ऑलवेज डी, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर बेरर हो सकता है, लेकिन टाइम डिमांड में से सिर्फ डिमांड होगा, टाइम नहीं होगा। बहुत अच्छा। तो मजे की बात यह है कि हम जितनी भी मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं वो किसकी बात करें, या तो प्रोमिसरी नोट की या बिल ऑफ एक्सचेंज की, चेक की बात नहीं कर रहे। तो अगर कहे व्हाट इज मेच्योरिटी ऑफ अ चेक, तो आंसर इज चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, देयरफॉर चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट which does not have any maturity date, it is always matured only, है ना, always payable only। चलो भाई, ये भी समझ में आया। अब कुछ और रूल्स हैं मेच्योरिटी के, वो देखते हैं हम। देखो, तो चेक के बारे में पहली बात कर दी, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट। आगे एक लाइन और लिख लो चाहो तो, देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट। ठीक है। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट विच आर पेबल एट प्रेजेंटमेंट, यानी कि पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड आर ऑल्सो पेबल ऑन डिमांड। इसका अर्थ ही एट प्रेजेंट में ऑन डिमांड ही होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट भी जो पेबल ऑन डिमांड होते हैं वो भी ऑन डिमांड होते हैं, उनकी भी कोई मैच्योरिटी नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन कि प्रोमिसरी नोट टी भी होता है और डी भी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज टी भी होता है और डी भी होता है, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम एंड डी इज इक्वल टू डिमांड। ठीक, एक बार लिख देता हूँ ब्रैकेट में, टाइम डिमांड पूरा लिख के ब्रैकेट में टी डी, तो आपको समझ में आ जाएगा। और चेक, चेक सिर्फ और सिर्फ डी होता है, टी नहीं होता। तो अब मजे की बात, प्रोमिसरी नोट विच इज पेबल ऑन डिमांड, इसकी भी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेबल ऑन डिमांड, इसकी भी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। और चेक तो ऑलवेज ही पेबल ऑन डिमांड होता है, इसलिए इसकी भी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। मतलब वो वाला प्रोमिसरी नोट, अब रेक्टेंगुलर बॉक्स, वर्टिकल रेक्टेंगुलर, वो वाले प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर पेबल आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो, सिर्फ उन्हीं की मेच्योरिटी डेट होती है, उन्हीं की मेच्योरिटी होती है। ठीक, अदरवाइज वो प्रोमिसरी नोट जो डिमांड हो उसकी भी मेच्योरिटी नहीं होती, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिमांड हो उसकी भी मेच्योरिटी नहीं होती, और चेक की तो मेच्योरिटी होती ही नहीं है, वो तो हमेशा ही डिमांड है। तो अब ये लाइन और क्लियर हो गया आपको कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट विच आर ऑल्सो पेबल एट प्रेजेंटमेंट या डिमांड आर ऑल्सो पेबल ऑन डिमांड, देयरफॉर दे ऑल्सो डू नॉट हैव मैच्योरिटी डेट। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 ध्यान दो, अब जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 और 2 क्रॉस लगा रहा हूँ, इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। मैच्योरिटी डेट किसकी होती है? सिर्फ पॉइंट नंबर 3 में जो लिखा है उसकी। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 3 में? अब देखो, हाउएवर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट विच आर नॉट पेएबल एट साइट और प्रेजेंटमेंट, यानी कि जो पेएबल एट साइट या पेएबल एट प्रेजेंटमेंट नहीं है, मतलब विच आर पेएबल एट डिमांड नहीं है, हैव देयर मैच्योरिटी डेट, उनमें मैच्योरिटी डेट होती है। और वो क्या होती है? एज द डेट रिटन ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। जो भी इंस्ट्रूमेंट के फेस पे डेट लिखी होगी वो डेट से 3 दिन ऑफ ग्रेस। अगर उस पर डेट लिखी होगी कि इतनी तारीख को पेमेंट करूंगा, तो वो तारीख प्लस 3rd डे ऑफ ग्रेस। और तारीख ना लिखी हो, महीना लिखा हो, तो उतने महीने काउंट करके जो डेट आएगी वो प्लस 3rd डे ऑफ ग्रेस। एज इजी एज दैट, है ना? आसान, एकदम आसान है। चलो भाई, तो दिस इज द फंडा ऑफ मेच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं इसमें, वो आपसे मैं करता हूं। देखो, खास बात मेच्योरिटी से रिलेटेड अदर पॉइंट्स, या फटाफट से नोट करते जाना, अदर पॉइंट्स रिलेटिंग टू मेच्योरिटी, रिलेटिंग टू मेच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, पहला पॉइंट यह है कि इफ द डे ऑफ मेच्योरिटी is a public holiday,
is a public holiday ब्रैकेट में known, already known, then the earlier day will be the day of maturity. ठीक, और दूसरा, if the actual day of maturity suddenly happens to become a public holiday, then the subsequent working day will be the day of maturity. ये बच्चे देखो, अर्लियर वर्किंग डे, यहाँ पे भी वर्किंग डे लिखना है ना, ऊपर पहले पॉइंट में भी अर्लियर वर्किंग डे। अब ये दोनों पॉइंट समझा देता हूँ, बहुत आसान है। चलो, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया मैंने, जो एक्स ने ड्रॉ किया है वाई पे, जिसका पेमेंट होगा टू जेड, और ऑर्डर कितने रुपए का, रुपीज फेमस 10,000 का अमाउंट आफ्टर 6 months। ठीक है, और किस तारीख को ड्रॉ किया देखना, हाँ बड़ा मजा आएगा। अपन इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको अपन बनाते हैं फरवरी का। किस तारीख को ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है 12 फरवरी 2019 के दिन। ठीक, 12 फरवरी 2019 के दिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। कितने महीने का है, आफ्टर 6 months। तो अब इसकी ड्यू डेट देखें जरा, ड्यू डेट क्या आ रही है, 6 महीने जोड़ो तो 12 फरवरी से 12 मार्च 1 महीना, अप्रैल 2 महीना, मई 3 महीना, जून 4 महीना, जुलाई 5 महीना, अगस्त 6 महीना, यानी 12 अगस्त, 12th अगस्त 2019 विल बी द ड्यू डेट। अच्छा, मेच्योरिटी डेट क्या आ रही, प्लस थर्ड डे ऑफ ग्रेस। तो थर्ड डे कहाँ आ रहा है, थर्ड डे आ रहा है 12 के बाद 13, 14 और 15 विल बी द थर्ड डे। तो 15 अगस्त 2019, 15/8/2019, पर 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलीडे है, और अचानक से घोषित हुआ पब्लिक हॉलीडे है या नॉन पब्लिक हॉलीडे, ब्रैकेट में नॉन लिखाया था मैंने, नॉन पब्लिक हॉलीडे। सबको पता है भारत में 15 अगस्त के दिन छुट्टी रहती है, नॉन पब्लिक हॉलीडे पहले से पता है। तो इसका मतलब इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेच्योरिटी डेट क्या होगी, द अर्लियर वर्किंग डे विल बी द डे ऑफ मेच्योरिटी, अर्लियर वर्किंग डे। अब देखो, चूंकि नॉन पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर 15 अगस्त की जगह 16 अगस्त इसकी मेच्योरिटी डेट नहीं होगी, इसकी मेच्योरिटी डेट 14 अगस्त होगी। अब मेरा एक इसमें लोचा डाल रहा हूं, मजा आएगा। 14 अगस्त के दिन संडे है, 15 अगस्त के दिन मंडे है। चलो भाई, कहानी ये है कि 14 अगस्त इज संडे, 15 अगस्त इज मंडे, और 15 अगस्त तो नॉन हॉलीडे है ही, तो फिर द अर्लियर डे विल बी द पब्लिक हॉलीडे। पर 15 अगस्त का जो अर्लियर डे है 14 अगस्त, वो तो संडे है, वो भी पब्लिक हॉलीडे है। संडे, गांधी जयंती, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये तो नॉन पब्लिक हॉलीडे है। सबको हमेशा दिवाली की तिथि पता नहीं है, वो हर साल अलग अलग आती है, एक फिक्स तिथि नहीं है। तिथि तो फिक्स है, वो कार्तिक की अमावस्या, लेकिन डेट फिक्स थोड़ी होती, दिवाली हर साल अलग अलग डेट पे आती है। तो ये तो नॉन पब्लिक हॉलीडे जो इस साल इसी तारीख पे पड़ने वाला है, अगले साल भी इसी तारीख पे पड़ेगा, उसके अगले साल भी इसी तारीख पे पड़ेगा, 15 अगस्त, है ना। और संडे तो बाय डिफॉल्ट, संडे की तारीखें बदलती, लेकिन संडे बाय डिफॉल्ट पब्लिक हॉलीडे ही होता है भारत में। तो फिर इसका मतलब हमने क्या लिखा है, द अर्लियर डे विच इज अ वर्किंग डे, द अर्लियर वर्किंग डे। तो चूंकि 15 का अर्लियर डे 14 अगस्त है, लेकिन वो वर्किंग डे नहीं है, तो उससे भी अर्लियर आओ तो 13 अगस्त को सैटरडे वर्किंग डे, तो 13 अगस्त विल बी द मेच्योरिटी डे। तो सर आप कहोगे इस केस में बेचारे को ग्रेस का पीरियड तो मिला ही नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, ग्रेस तो ऐसे कृपा से दी जाती है, कंपलसरी नहीं, यू कैन नॉट आस्क इट एज अ मैटर ऑफ राइट कि नहीं ग्रेस देना ही पड़ेगी, मिल जाती है। लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे आने के कारण ग्रेस नहीं मिल पाए तो यू कैन नॉट हैव अ क्लेम, दावा नहीं ठोक सकते कि हमको ग्रेस पीरियड नहीं मिला, है ना। बहुत अच्छा।
तो इसका मतलब अर्लियर शब्द से भी काम नहीं चलेगा, द अर्लियर वर्किंग डे विल बी द डे ऑफ मैच्योरिटी। ठीक, तो 13 अगस्त हो जाएगी इस एग्जाम्पल में। वहीं अगर एक दूसरा एग्जाम्पल बनाऊं मैं, ये जो पॉइंट नंबर 1 था अदर पॉइंट्स का, उसका एग्जाम्पल है पॉइंट नंबर 1 का एग्जाम्पल। अभी जो पॉइंट नंबर 2 था ऊपर ये वाला, इसका एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। चलो इसमें बनाया मैंने, ए ने बी के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जिसका पेमेंट सी को होगा। सी और ऑर्डर कितने रुपए का, रुपीज 10,000 आफ्टर 3 months। किस डेट पे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया है उन्होंने 10 जनवरी 2021 के दिन। 10 जनवरी 2021 के दिन सी और ऑर्डर ऐसा एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ए ने बी पे। अब मजा देखो, इसकी ड्यू डेट कब आ रही है, 10 जनवरी से 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 3 महीने है ना, तो 10th अप्रैल इज इट्स ड्यू डेट। 10th अप्रैल 2021 ड्यू डेट है, प्लस थर्ड डे ऑफ ग्रेस। थर्ड डे ऑफ ग्रेस के हिसाब से क्या आनी चाहिए, 10th के बाद 11, 12, 13। 13th अप्रैल शुड बी द 13th अप्रैल 2021 शुड बी द मैच्योरिटी डेट। लेकिन मजे की बात कि 12 अप्रैल के दिन, 12 अप्रैल के दिन देश के राष्ट्रपति नहीं रहे। भगवान नहीं करे ऐसा कभी हो, कोई ऐसा विशिष्ट पुरुष राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो चल बसा, मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो, पर हुआ तो क्या होगा, अवकाश घोषित कर दिया गया, 7 दिन का राजकीय अवकाश, सब छुट्टी, पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया सरकार ने। तो अब क्या होगा, अब 12 तारीख के दिन से हॉलिडे घोषित हो गया है, तो 13 को जो मैच्योरिटी, अब ये सडनली है ना, डे ऑफ मैच्योरिटी क्या है 13 अप्रैल, पर ये डे वर्किंग डे मंडे है, ट्यूसडे है ना, वर्किंग डे, लेकिन सडनली इट हैपेंस टू बिकम अ पब्लिक हॉलिडे। अचानक से पब्लिक हॉलिडे बन गया, था नहीं, ना संडे है ना होली दिवाली है ना कुछ है, बट इट सडनली हैपेंस टू बी अ पब्लिक हॉलिडे। तो फिर क्या होगा उस केस में, उस केस में मैच्योरिटी डेट अब अर्लियर डे नहीं होगी, क्योंकि अर्लियर कैसे कर सकते हैं, तो सडन घोषित हुआ है ना। तो फिर तो जो भी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वर्किंग डे होगा, तो चूंकि 7 दिन का राजकीय शोक है, तो 12 तारीख से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख तक राजकीय शोक है। 19 से वर्किंग चालू होगी, तो जो भी लेटेस्ट नियरेस्ट वर्किंग डे होगा, 13 के बाद जो पहला वर्किंग डे वो 19 आ रहा है, तो 19 का दिन विल बी द मेच्योरिटी डेट। अब ये 19 तारीख तक मेच्योर नहीं हो रहा है, इसकी बढ़ गई है डेट, सब्सिक्वेंट डे नहीं, सब्सिक्वेंट वर्किंग डे। 13 का सब्सिक्वेंट डे 14 है, लेकिन 14 भी मैच्योरिटी डेट नहीं आ रही है ना, कब आ रही है 19 को, क्यों, क्योंकि 13 के बाद जो नियरेस्ट सब्सिक्वेंट वर्किंग डे आ रहा है वो 19 को आ रहा है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। आ गई समझ में बात, ऐसा। ठीक, बहुत अच्छा, ये हमारी कंसेप्ट क्लियर हुई मैच्योरिटी की। अगली कंसेप्ट है बच्चों होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की। ये बहुत ही प्यारी कंसेप्ट है, इसको अपन बहुत अच्छे से अब पढ़ते हैं। देखो बच्चों, होल्डर किसे कहते हैं, भाई वो व्यक्ति जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब राइट टू पजेस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और उसके ऊपर पेमेंट लेने का राइट हो, जिसको, जिसका नाम लिखा हो या जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया हो बाय वे ऑफ नेगोशिएशन, जिसने रिसीव किया हो, और जो अब उसके ऊपर पेमेंट मांग सकता है, उसे हम होल्डर कहेंगे, है ना। सरल यही है, हमने होल्डर यही पढ़ा है पहले भी। होल्डर कौन, भाई ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि तुझे पेमेंट करूंगा, तो बी पेई यानी कि बी होल्डर। बी ने सी के नाम पे नेगोशिएट कर दिया तो अब सी होल्डर। सी ने डी के नाम पे नेगोशिएट कर दिया तो अब डी होल्डर। ठीक, बहुत अच्छा। उस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ए ने बी पे ड्रॉ किया है कि पेमेंट सी को करना, तो ए ड्रॉअर, बी ड्रॉई, सी पेई, पेई होल्डर। फिर सी ने डी को दे दिया तो अब डी होल्डर, डी ने ई को दे दिया तो अब ई होल्डर। तो चाहे बिल हो, प्रोमिसरी नोट हो या चेक हो, जिसका नाम पेई की जगह पे लिखा है वो होल्डर है, यानी कि उसको पेमेंट रिसीव करने का अधिकार है। और वो अगर किसी और के नाम पे नेगोशिएट कर दे तो फिर वो व्यक्ति होल्डर हो जाएगा। फिर वो जिसके नाम पे, मतलब एंडोर्सर एंडोर्सी, तो एंडोर्सी विल बी द होल्डर। फिर एंडोर्सी ने किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिया तो अब जो नया एंडोर्सी है वो होल्डर, और इस तरह से होल्डर बदलते जाएंगे, एक के बाद दूसरा होल्डर। सीधी बात है, रामलाल के हाथ में मार्कर है, रामलाल ने श्यामलाल को दिया तो श्यामलाल होल्डर हो गया इसका, द वन हु होल्ड्स इज द होल्डर। उसने श्यामलाल ने घनश्याम दास को दे दिया तो नाउ घनश्याम दास इज द होल्डर। घनश्याम दास ने राधेश्याम को दे दिया तो नाउ राधेश्याम इज द होल्डर। तो होल्डर बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। जिसके पास इंस्ट्रूमेंट रिसीव हो जाएगा, जो रिसीव कर लेगा,
और जिसको उस इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा वो होल्डर हो जाएगा। तो होल्डर तो बहुत ही सरल कंसेप्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है इन्होंने, कह रहे हैं द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी पर्सन who has the right to possess and have the instrument in his own name and receive the amount of the negotiable instrument is called holder। जिसको इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन का राइट हो, अपने पास रख सकता हो, उस इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे रख सकता हो और उस पे पेमेंट रिसीव करने का, द अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव करने को जिसको राइट हो। ठीक, कितने राइट? 3 राइट। राइट वर्ड कॉमन है, बाहर निकाल लो। देखो यहाँ पे राइट वर्ड, right to possess, right to have the instrument in his own name and right to receive the amount of the negotiable instrument। उसको possess भी कर सके, अपने नाम पे भी रख सके और उसका पेमेंट भी मांगने का, अमाउंट भी रिसीव करने का अधिकार हो। ये 3 राइट जिसे हो वो हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर। डन डन, वेरी इजी कंसेप्ट। अब अगली चीज क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स ये क्या है यार, समझते हैं। देखो देखो भाई, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मेरे उस फ्रेज पे जाना पड़ेगा जो फ्रेज मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से करवाया था पेमेंट इन ड्यू कोर्स के टाइम पे। वो फ्रेज था इन ड्यू कोर्स, जिसका अर्थ होता है यथा विधि, जिसका मीनिंग होता है आइडियल, अथवा यूं कहें जैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा। याद आ रहा है इन ड्यू कोर्स का अर्थ? हाँ ठीक। तो कैसा होल्डर? अब अगर मैं कहूं इन ड्यू कोर्स का अर्थ आइडियल है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का अर्थ क्या हो गया? आइडियल होल्डर। बोल सकता हूं ऐसा मैं? आदर्श। और आदर्श किसे कहोगे? जिसमें कोई गलती ना हो। है भाई, आदर्श नारी सीता है, क्यों? क्योंकि उनमें कोई दुर्गुण नहीं था। आदर्श पुरुष रामचंद्र जी, क्योंकि उनमें कोई दुर्गुण नहीं था। आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र लवकुश, श्रवण कुमार, है ना। तो 2 लोग होते हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझना ना, बहुत मजा आएगा, अपन अपने तरीके से समझेंगे। होल्डर मतलब कौन? भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट रिसीव करने का अधिकार रखता हो, अपेरेंटली पेमेंट रिसीव करने का राइट जिसको हो, नजर आए पहला कि जिसको पेमेंट रिसीव करने का राइट है, जो ओन करता हो, और तीसरा जो पजेस करता हो। ठीक, ये होल्डर। और होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के भी यही फीचर्स है, क्योंकि वो भी होल्डर तो है ना भाई, होल्डर शब्द तो है ना उसके नाम में, वो भी होल्डर है। क्यों? उसको भी पेमेंट रिसीव करने का राइट है। दूसरा, वो ओन करता है उस इंस्ट्रूमेंट को और वो पजेस करता है उस इंस्ट्रूमेंट को। तो ये 3 चीजें तो इसमें दोनों में कॉमन हो गई। तो कॉमन हो गई तो फिर अंतर क्या है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में? वो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले ये समझ लो कि होल्डर भी होल्डर है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी एक होल्डर है। समझना, पति पति है, आदर्श पति भी एक पति है। अंतर क्या है? आदर्श पति आदर्श पति है। ठीक, तो जो होल्डर ही नहीं है, क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है? नहीं। एक एग्जांपल लेना, जो कंपनी का डायरेक्टर ही नहीं है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड ही नहीं किया गया है, क्या वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहला सकता है कभी? नहीं, है ना भाई। पहले डायरेक्टर बनोगे, फिर आप काम अच्छे से करोगे, जिम्मेदारियां संभालोगे, तो हो सकता है कि सारे डायरेक्टर मिलकर आपको फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक महत्वपूर्ण की मैनेजरियल पर्सनल की पोस्ट दे दे कि यार हम सब में तू थोड़ा सा श्रेष्ठ है, तू एमडी बन जा। तो वो सारे लोग डी थे, यानी सिर्फ डायरेक्टर थे, और ये रामलाल जिसका काम अच्छा था उसको क्या कर दिया? एमडी बना दिया। ठीक, समझ में आया? तो एमडी बनने के लिए पहले डी होना जरूरी है ना। आया समझ? उसी तरह से आप होल्डर ही नहीं हो इंस्टीट्यूट, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होल्डर ही नहीं हो, तो क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हो? नहीं। इसका मतलब एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ही शुड बी अ होल्डर। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन वो फुलफिल कर रहा हो, जो जिन पे मैं बात करने वाला हूं, अगर वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर वो आइडियल होल्डर बन जाता है।
आइडियल होल्डर मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक भाई, हम रामचंद्र जी को आदर्श पति तब कहेंगे ना जब वो शादी करेंगे। बचपन में हमने कह दिया कि राम तेरे में बहुत गुण है, तो आदर्श पति है, तो कैसे कह सकते हैं भाई? पहले उनको पति बनने दो, सीता जी से विवाह करने दो। सीता जी से विवाह होने के बाद उनको हम, आदर्श तो वो थे ही, अब पति भी हो गए हैं और पति बन के भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो अब वो आदर्श पति हैं। सीता जी आदर्श पत्नी है। ठीक, लेकिन वही रावण, रावण आदर्श पति नहीं है, क्योंकि वो मंदोदरी की बात नहीं मानता है। तो रावण पति तो है, होल्डर तो है, पर आदर्श पति यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। देखो सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग का लॉजिक दे रहे हो, इसमें पति पत्नी पुत्र कुछ भी जरूरत नहीं, कुछ भी कंसेप्ट गले तो उतरे, कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? बहुत जरूरी है ऐसे पढ़ना। तो होल्डर मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर, ठीक है, उसके नाम पे आया है, उसके उसके उसको पोजीशन का राइट है, अपेरेंटली उसको पेमेंट लेने का राइट नजर आ रहा है, इज ए होल्डर। ठीक, और एक दूसरा व्यक्ति भी है, उसके नाम पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट आया है, राइट रिसीव करने का है, पेमेंट रिसीव करने का राइट, ओन भी कर रहा है, पजेस भी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है जिनके कारण वो आइडियल होल्डर कहला रहा है। होल्डर तो है ही, पर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है जिन पे अभी मैं बात करने वाला हूं, वो भी फुलफिल कर रहा है, जिसके कारण वो आइडियल होल्डर बन गया है, आदर्श होल्डर, प्रिविलेज्ड होल्डर। जैसा होल्डर होना चाहिए बिल्कुल आदर्श वैसा होल्डर बन गया है, जिस कारण से उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी मिलने वाले हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कुछ कंडीशन फुलफिल करके होल्डर बना हो, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो उन कंडीशंस को फुलफिल ना कर पाया हो, फिर भी होल्डर जरूर दिख रहा है वो इंस्ट्रूमेंट का, वो सिर्फ होल्डर रह जाता है। और जो होल्डर होता है उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलता, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो सर पहले तो बताइए कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि अगर एक होल्डर उन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करे तो वो होल्डर होल्डर नहीं बल्कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है, और फिर उसको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। तो अब आप सर हमको दो चीज बताइए, वो कंडीशंस कौन सी हैं कि एक होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाए, और दूसरा जब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा तो वो प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं, वो स्पेशल बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जो वो एंजॉय करेगा। एच डी सी, क्या बोलेंगे हम होल्डर इन ड्यू कोर्स को? एच डी सी। इन तो प्रीपोजिशन है, उसको तो हम हटा सकते हैं, एच आई डी सी नहीं बोलेंगे, एच डी सी। क्या प्रिविलेजेस सर होल्डर इन ड्यू कोर्स के, बता देते हैं। दो चीजें बताने वाला हूं, कैसे बनते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, और जब बन जाते हैं तो उसको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। भाई देखो, मेरी तरफ से आपको इस कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन दिया। देखो बीच चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन होते हैं, सीधे सीधे मैं बता दूं होल्डर इसको कहते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स इसको बोलते हैं, और ये प्रिविलेज है। और 3 बार 4 बार रिपीट करके रटा दूं और आप एग्जाम में लिख भी आओगे, आपको लगेगा बहुत बढ़िया पढ़ाया यार, हमको अच्छा आया, नंबर भी आ गए, लेकिन आपके साथ एक धोखा हो गया, वो पता ही नहीं चलता। हो सकता है वो धोखा होता हो कहीं पे, लेकिन यार मेरे बच्चे के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से, आ जाओ मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अपन क्या पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको पहले बता दिया है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखना जरा लाइन है, एक एक लाइन पे फोकस करेंगे, येलो कलर के मार्कर से। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं? द होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स अ पर्सन हु बिकम्स द होल्डर यानी कि पजेसर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये चीज तो कॉमन है, होल्डर तो बनेगा सबसे पहले, तो हु बिकम्स द होल्डर। लेकिन उसके बाद 3 कंडीशन यहां से स्टार्ट हो रही है। पहली, देखो अलग अलग रंग से लिखी मैंने। पहली कंडीशन, फॉर कंसीडरेशन, वो होल्डर बना हो लेकिन कैसे बना हो, कुछ कंसीडरेशन दे के बना हो, फ्री में ना बना हो। दूसरा ग्रीन कलर से लिखा है, बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी डेट के बाद ना बना हो, मेच्योरिटी डेट के पहले बना हो। और तीसरा, हैविंग बिलीव्ड that the person from whom he has acquired such instrument had better title to it। यानी कि इस विश्वास पे कि जिससे मैंने लिया है, जिसने मेरे नाम पे दिया है और मुझे होल्डर बनाया है, उस व्यक्ति के पास इस इंस्ट्रूमेंट पे बेटर टाइटल था। यानी कि इनोसेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है उसका? इनोसेंट होना जरूरी है। ठीक, अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को संक्षेप में लिखूं, इन 3 पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट कर दूं, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, तो मैं इनको ऐसे लिखूंगा, कंडीशंस फॉर अ होल्डर टू बी कॉल्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, आइडियल होल्डर। पहली,
he became holder for some, बड़े बड़े अक्षरों में, consideration. दूसरा, he became holder before underline maturity, before maturity. और तीसरा, he is innocent and believes that the endorser had good title to the instrument. फोटो खींच लो, आंखों से खींच लो, मोबाइल से खींच लो, लिख लो सरल भाषा में अच्छे से, हैशटैग होल्डर इन ड्यू कोर्स HDC. ठीक, कितनी कंडीशन? तो पहली कंसिडरेशन, दूसरी मैच्योरिटी और तीसरी इनोसेंट. 3 अगर शब्द लिखना हो, 3 अलग अलग शब्द लिखना हो तो क्या लिखोगे? इसको भी मैं ब्लॉक लेटर्स में लिख देता हूं. कंसिडरेशन, मैच्योरिटी और इनोसेंट होना चाहिए. 3 कंडीशन. अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझना. ये इंस्ट्रूमेंट है और ये बैक साइड है उसकी, ये फ्रंट, ये बैक. यहाँ पे नेगोशिएशन होगा बैक साइड में, है ना. ये प्रोमिसरी नोट एग्जांपल का, आई प्रॉमिस टू पे राज और ऑर्डर ₹10,000 आफ्टर 1 month. ठीक, साइंड बाय हमेशा की तरह सिमरन. ठीक, तो चलो फटाफट से देख लो. पेई कौन इसका? पेई राज. मेकर कौन? सिमरन. ठीक है, इसके मैच्योरिटी डेट कब आ रही है? साइड में लिख दो फटाफट से. मैच्योरिटी डेट बता दो इसकी. ये है 1 जनवरी 2015 का. तो जोड़ो, 1 जनवरी 2015 से इसके मैच्योरिटी डेट कब आ रही है? 1 महीना, 1 जनवरी से 1 फरवरी, और 1 फरवरी के बाद 2, 3, 4 यानी कि 4 फरवरी, थर्ड डे 4 फरवरी. तो 4 फरवरी 2015 इसकी मैच्योरिटी डेट है. डन, बहुत बढ़िया. 4 फरवरी 2015 इसकी मैच्योरिटी डेट है. और क्या लिख लें? ये ऑर्डर है कि बेयरर है? ऑर्डर है. ठीक, कोई जरूरत नहीं है सब लिखने की. अब देखिए, अब इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 मेरा, हु इज द होल्डर? तो होल्डर इसका है, आंसर होल्डर है राज. राज होल्डर है. राज होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, राज होल्डर है. राज का ना टाइटल गुड है बैड है, राज का टाइटल ओरिजिनल टाइटल है ना. तो गुड ही है मतलब एक तरीके से, क्योंकि सिमरन ने राज के नाम पे लिखा है, देने वाले ने राज को ही देना चाहा है सबसे पहले. सॉरी. तो ठीक है भैया, इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन है? इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर राज है. ठीक, अब क्या होगा? इस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट है 4/2/2015. मतलब जिस भी व्यक्ति को अब होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाना है आपको और उसके नाम पे नेगोशिएट करना है, उसको 4 तारीख के पहले पहले ही नेगोशिएट करना. ठीक है, 4 फरवरी के पहले नेगोशिएट करना है. तो इस बैक साइड पे राज ने लिखा. अब ये पीछे एंडोर्समेंट कर रहे हैं, मैं इसका पेन का रंग बदलता हूँ एंडोर्समेंट के लिए से ब्लू कलर के पेन से. राज ने लिखा, बैक साइड है पे टू आशा, पे टू आशा, आशा नाम की किसी महिला का नाम लिखा और यहाँ पे राज ने अपनी साइन कर दी, राज मल्होत्रा. और किस डेट पे करा ये करा है 8 जनवरी 2015 के दिन. तो मुझे बताइए कि 8 जनवरी 2015 को ये इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो चुका है क्या? नहीं, अभी मैच्योर नहीं हुआ है. मतलब कंडीशन नंबर 1 बिफोर मैच्योरिटी फुलफिल हो रही है क्या? हाँ, बिफोर मैच्योरिटी उसके नाम पे आया है. किसके नाम पे? आशा के नाम पे. तो आशा के नाम पे नेगोशिएट हुआ है क्या इंस्ट्रूमेंट? राज ने किया है, हाँ. बिफोर मैच्योरिटी, हाँ बिफोर मैच्योरिटी. अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या आशा ने राज को कुछ माल उधार दिया था, उसके बदले में राज ने आशा को दिया है? हाँ.
आशा ने 10,000 रुपए का माल राज को बेचा था, जिसका पेमेंट राज करना चाहता था। तो राज के पास एक बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट पड़ा था, वो उसने आशा के नाम पे नेगोशिएट कर दिया। इसका मतलब आशा को गिफ्ट में दिया जा रहा है क्या ये प्रॉमिसरी नोट, एंडोर्स किया जा रहा है? नहीं, गिफ्ट में नहीं एंडोर्स कर रहे हैं, है ना। उसने कुछ कंसिडरेशन दिया, उसके बदले में किया जा रहा है। आशा ने कुछ दिया, उसके बदले में उसके नाम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट आ रहा है। तो क्या आशा कंसिडरेशन वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या? जवाब आया हाँ, कंसिडरेशन वाली कंडीशन भी आशा फुलफिल कर रही है। ठीक है। और तीसरा, क्या सिमरन और राज, ओरिजिनल पार्टीज, सिमरन और राज के बीच में कुछ झोल था? राज ने सिमरन की गर्दन पे चाकू अड़ा के अपने नाम पे प्रॉमिसरी नोट लिखा दिया था, ऐसी कोई बात हुई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और चलो ऐसी बात होती भी, पर वो बात अगर आशा को नहीं पता है, आशा बेचारी इनोसेंट है, आशा को नहीं मालूम है कि पीछे क्या कहानी है, कोई लफड़ा है भी या नहीं है, राज ने उसके नाम पे साइन करके उसको दे दिया, तो आशा उसकी होल्डर बन गई। अच्छा, होल्डर तो बनी है, ओन भी कर रही है, पजेस भी कर रही है, उसका नाम भी लिखा है, और अब आशा के ऊपर, आशा के पास पेमेंट लेने का राइट भी नजर आ रहा है प्राइमा फेसी। लेकिन आशा को कुछ भी नहीं पता है कि पीछे क्या कहानी है, राज और सिमरन के बीच में क्या लोचा लफड़ा है। तो आशा क्या बिलीव कर रही है कि आशा ने जिससे अक्वायर किया है, आशा ने किससे अक्वायर किया है इंस्ट्रूमेंट? राज से। तो आशा ने, राज एंडोर्सर हो गया, ये आशा के नाम पे एंडोर्समेंट किया है, तो एंडोर्सर राज, एंडोर्सी आशा। तो आशा जो एंडोर्सी है, यानी कि नई होल्डर, न्यू होल्डर, उसने क्या बिलीव किया है कि आशा ने जिससे अक्वायर किया है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके पास बेटर टाइटल था, उसके पास कोई लोचा लफड़ा नहीं था, उसके पास बेटर टाइटल था। वो ऐसा ही बिलीव कर रही है। वो बेचारी इतनी इनोसेंट है कि उसको पता ही नहीं कि पीछे कोई लोचा लफड़ा भी है ना। तो अब बताओ आशा इनोसेंट है या नहीं है? तो तीसरी कंडीशन, आशा इनोसेंट भी है। आया समझ? अब आशा ने कितनी कंडीशन फुलफिल की? बिफोर मैच्योरिटी, फॉर सम कंसिडरेशन और इनोसेंट, तीनों कंडीशन फुलफिल किए। तो इसके नाम पे आया था इंस्ट्रूमेंट, होल्डर तो ये बनी ही थी, प्लस ये 3 कंडीशंस भी फुलफिल कर दी। वो होल्डर जो 3 कंडीशंस भी फुलफिल कर दे, वो कैसा होल्डर बन जाता है? वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। तो क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स आशा को मैं कह सकता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट की? हाँ, मैं आशा को होल्डर इन ड्यू कोर्स कह सकता हूँ। फर्स्ट होल्डर हमेशा होल्डर रहेगा, उसका तो ना होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है, ना बैड होल्डर, कुछ भी नहीं, वो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, होल्डर ही रहेगा। सेकेंड होल्डर जो होगा, यानी कि नेगोशिएट करके फर्स्ट एंडोर्सी जो होगा, वो होल्डर भी बन सकता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बन सकता है, डिपेंड करता है इन 3 कंडीशंस पे। ठीक, अब इसी एग्जांपल को घुमाता हूं, थोड़ी देर के लिए फर्ज करो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट का जो फेस है ग्रीन कलर से उस पे आना, सिमरन की कनपटी पे बंदूक रख के राज ने बोला था कि मेरे नाम पे एक प्रॉमिसरी नोट लिख 10,000 रुपए का। तो सिमरन ने डर के मारे लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे टू राज ₹10,000 फलाना ढिमका। ठीक, ये बात राज ने आशा को फोन पे भी बताई कि देख मैंने एक प्रॉमिसरी नोट लिखवा लिया है अपने नाम पे 10,000 रुपए का, अब वो मैं तेरे नाम पे कर दूंगा। आशा ने कहा बहुत बढ़िया करा। ठीक, अभी हो गया। अब आशा ने राज को 10,000 का माल उधार बेचा था, है ना। तो राज ने आशा के नाम पे ये इंडोर्स कर दिया, यहाँ पे इंडोर्समेंट बराबर प्रॉपर ये इंडोर्स कर दिया। अच्छा, 8 जनवरी के दिन ही करा, यानी कि बिफोर मैच्योरिटी करा है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल। फॉर सम कंसिडरेशन किया है, हाँ, लेकिन इनोसेंट नहीं है आशा, आशा इनोसेंट नहीं है। इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब राज तो होल्डर ही है, फर्स्ट होल्डर है, राज तो होल्डर ही है इस इंस्ट्रूमेंट का, और राज ने अब आशा के नाम पे नेगोशिएट कर दिया, तो आशा भी इस इंस्ट्रूमेंट की होल्डर ही बन पाएगी, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगी। यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के जो प्रिविलेजेस हम पढ़ने वाले हैं वो आशा एंजॉय नहीं कर पाएगी। आशा इस इंस्ट्रूमेंट की होल्डर तो नजर आ रही है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल करना है। ऐसा भी नहीं कि 3 में से कोई 2 कर लो या कोई 1 कर लो, तीनों फुलफिल करना है, और तीनों में से एक भी कंडीशन चूकी तो फिर वो व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स कहला नहीं सकता। अब चीज समझ में आई ना, एकदम क्लियर है ना। रुका करो कुछ भी डिसीजन लेने के पहले, कुछ भी एक प्रेजुडिस अपने दिमाग में बनाने के पहले, क्लियर आ जाएगा आपको समझ में। चिंता कोई बात ही नहीं, कठिन से कठिन सब्जेक्ट हो और कठिन से कठिन कंसेप्ट हो, मुझे दिया करो बस, एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे। चलो इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। और ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, कैसे? देखो, थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि हुआ तो यही था कि राज ने सिमरन की कनपटी पे बंदूक अड़ाई और उससे एक प्रॉमिसरी नोट लिखवा लिया, लेकिन ये बात आशा को नहीं पता, बेचारी को, उसको बेचारी को नहीं पता। उसका तो सीधा सीधा अपना व्यापार है। आशा ने 10,000 रुपए का माल राज को
दिया था, जिसके बदले में राज ने आशा के नाम पे ये प्रोमिसरी नोट नेगोशिएट कर दिया है। तो भाई आशा ने कुछ कंसिडरेशन दिया था, हाँ, और आशा को कोई खबर नहीं है कि कैसे बना था ये प्रोमिसरी नोट, हाँ, कोई खबर नहीं है, तो आशा इनोसेंट भी है। लेकिन ये जो नेगोशिएशन की डेट है वो डेट है 8 फरवरी, देखो मैंने 8/2 कर दिया यहाँ पे, 8/2, 8 फरवरी 2015 के दिन। तो राज के पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा था 1 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक, और 8 फरवरी के दिन उसने साइन करके ये आशा के नाम पे कर दिया। ये नेगोशिएशन किस दिन हुआ है? ये नेगोशिएशन हुआ है 8 फरवरी के दिन। 8 फरवरी के दिन तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी मैच्योर हो चुका था, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डेट देखो साइड में, इसकी मैच्योरिटी डेट तो 4 फरवरी है। और याद करो, नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी, आया कार्डिनल प्रिंसिपल वापस। ये तब तक ही नेगोशिएबल है जब तक मैच्योर नहीं होता है। तो 4 फरवरी अगर मैच्योरिटी डेट थी तो उसके पहले पहले नेगोशिएबल है, 4 फरवरी के बाद ये नेगोशिएबल ही नहीं है। इसका मतलब 5 को ये नेगोशिएट करने जाओगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेगोशिएबल ही नहीं है। नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज ओनली टिल मैच्योरिटी। 6 फरवरी को नेगोशिएबल ही नहीं है तो कैसे करोगे नेगोशिएट? 7 को नहीं कर सकते, 8 फरवरी को नहीं कर सकते। तो क्या 8 फरवरी के दिन नेगोशिएट किया है? हाँ, पर 8 फरवरी के दिन तो नेगोशिएट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट तो है पर अब नेगोशिएबल नहीं बचा ये, अब सिर्फ इसका पेमेंट होएगा। अब इसको फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते, इसकी नेगोशिएबिलिटी की डेट गई, मैच्योरिटी पे खत्म हो जाती है नेगोशिएबिलिटी। आया ना, बड़ा मजा है। तो इसका मतलब बिफोर मैच्योरिटी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कंसीडरेशन वाली फुलफिल हो रही है, इनोसेंट भी है, लेकिन कंडीशन नंबर 1 बिफोर मैच्योरिटी फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब अगेन आशा इस इंस्ट्रूमेंट की होल्डर तो है, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। सबके एग्जाम्पल बनाऊंगा, तीसरा एग्जाम्पल बनाता हूं, ठीक। ये नेगोशिएशन हुआ है थोड़ी देर के लिए, वापस मान लो 8 जनवरी के दिन ही, अगेन 8/1/2015 के दिन ही ये नेगोशिएशन हुआ है, ठीक। आशा के नाम पे हुआ है, किसने किया है? राज ने। अब मजे की बात सुनो, राज ने सिमरन से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कनपट्टी पे बंदूक रखकर लिखवाया, लेकिन ये बात आशा को नहीं पता है। तो कंडीशन नंबर 1, आशा इनोसेंट है। 1 मतलब नीचे से उठा लो, इनोसेंट तो है। अच्छा, किस तारीख को उसके नाम पे नेगोशिएट किया है? 8 जनवरी। तो 4 फरवरी के दिन मैच्योरिटी हो रही है उसकी, ठीक है। अभी तो नेगोशिएबल है, तो ठीक है, वैलिड है। तो मतलब बिफोर मैच्योरिटी भी है और आशा इनोसेंट भी है। फर्स्ट और थर्ड कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन आशा राज की बहन है, आशा राज की बहन है, और राज ने आशा को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए उसके नाम पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही दे दिया है गिफ्ट में, एज अ प्राइज, एज अ गिफ्ट, कि ठीक है ये 10,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट तेरा, जा आशा इसका पेमेंट सिमरन से ले लेना। अरे, तो मेच्योरिटी के पहले नेगोशिएट हुआ, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल। आशा को पता ही नहीं कि भैया ने कैसे लिया ये सिमरन से, क्या झोल है इसके पीछे का, वो इनोसेंट है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल है। लेकिन आशा ने कुछ दिया नहीं था जिसके बदले में उसके नाम पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स होके आया है। आ रही ना बात समझ? आशा के नाम पे जब नेगोशिएट होके या इंडोर्स होके ये इंस्ट्रूमेंट आया है, तो आशा ने क्या दिया था जिसके बदले में आया? आशा ने तो कुछ भी नहीं दिया था। इसका मतलब आशा यहाँ पर कंसिडरेशन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, और अगर ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो आशा इस इंस्ट्रूमेंट की होल्डर तो नजर आ रही है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कितनी कंडीशन फुलफिल करना पड़ती है? 1 कि 2 कि तीनों? जवाब आया तीनों। और 3 कंडीशन कौन सी? बिफोर मैच्योरिटी, फॉर सम कंसीडरेशन, एंड हैविंग बिलीव्ड, इस बिलीफ के साथ कि जिससे मैं ले रहा हूं उसका बेटर टाइटल ही है। यानी कि मैं इनोसेंट हूं, मुझे नहीं पता कि उसका गुड है कि बैड है, मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि जिससे मैंने लिया है उसका भी गुड टाइटल ही था, बेटर टाइटल ही था, यानी कि इनोसेंट। लिखा हुआ नहीं मिलेगा इनोसेंट, ये लॉजिक से निकाला हमने, ठीक है बच्चों। तो ये एचडीसी और होल्डर के बीच में डिफरेंस। अब प्रिविलेजेस क्या है ये हम अगले सेशन में करेंगे। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूं। अगली मुलाकात करता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।